नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ऑन चैनल द रिटेल इन्वेस्टर। तो आज हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। वो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है वो भी बात करेंगे, और सब कुछ अच्छे अच्छे क्रिप्टो करेंसी जो है जो फ्यूचर में हम लोगों को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग, स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। क्रिप्टो करेंसी समझने से पहले हम लोगों को दो बात समझना बहुत ज़रूरी है। वो जो दो बात है वो है क्रिप्टोग्राफी एंड डिजिटल करेंसी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी इज जस्ट नथिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्डिनरी प्लेन टेक्स्ट इनटू ए इंटेलिजिबल टेक्स्ट और डाटा, और वाइस वर्सा। इट इज़ द मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसमिसिंग डाटा इन ए पार्टिकुलर फॉर्म सो दैट ओनली दोज फॉर होम इट इज़ इंटेंडेड कैन बी रीड एंड प्रोसेस इट। इसका मतलब ये होता है कि क्रिप्टोग्राफी जो टेक्नोलॉजी होता है वो वैसा टेक्नोलॉजी होता है कि जो मान लीजिए पर्सन ए पर्सन बी को अगर मान लीजिए कोई मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है, तो पर्सन बी को ही पता होगा कि पर्सन ए क्या ट्रांसमिट कर रहा है। मतलब वो जो है एक डाटा फॉर्म में भेज देता है उसको मैसेज। जैसे मान लीजिए इसको फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं, जैसे हम पर्सन ए हैं और पर्सन बी को हम मैसेज लिख के भेज दिए 010101, ठीक है। लेकिन पर्सन बी को ही पता है कि 010101 का मतलब अच्छा ये होता। तो ये बीच का बंदा अगर मैसेज देख भी लेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये आखिर लिखा हुआ क्या है। वो सिर्फ एक नंबर उसको जानेगा, समझ रहे हैं ना। तो वो जो होता है वो सिर्फ एक मतलब एक क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग कोई भी डाटा को जो है वो डिजिटल फॉर्म बना के हम मतलब उसको अगला को किसी को जिसको हमको भेजना है उसको हम लोग भेज सकते हैं। सिर्फ वही समझेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई आदमी जो आईसीयू में जाता है उसका देखते हो ना, हार्ट बीट ऐसे चलते रहता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलते रहता है, ठीक है। तो ये हार्ट बीट मतलब क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये किसको पता रहता है? ये डॉक्टर को ही पता रहता है, क्योंकि वो उसने उसको रीड किया है। वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो उसको डॉक्टर को पता रहता है कि ऐसे, और ये ऐसे हो गया मतलब कि कहानी खत्म है। जैसा हम लोग टीवी में देखते हैं ना, तो वो जो होता है ऐसे का मतलब क्या हुआ ना, ऐसे का मतलब ये हुआ कि उसका जो है हार्ट बीट अब मतलब वो जो है वो नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्रिप्टोग्राफी, इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करें तो एक इसका ये क्रिप्टोग्राफी तो एक समझ गए हम लोग। उसके बाद एक जो टर्म से बना है वो है डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल करेंसी क्या होता है? डिजिटल करेंसी कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ डिजिटल कैश का जो होता है ना वो डिजिटल फॉर्म होता है। डिजिटल करेंसी इज नथिंग बट सिंपली इट इज डिजिटल फॉर्म ऑफ कैश। डिजिटल करेंसी इसको डिजिटल मनी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक करेंसी भी बोल सकते हैं। इज एनी करेंसी मनी और मनी लाइक एसेट्स दैट इज प्राइमरली मैनेज स्टोर्ड और एक्सचेंजेज ऑन डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम स्पेशली ऑन ओवर द इंटरनेट। मतलब इसको जो है इसको समझे तो ऐसे, ये डिजिटल करेंसी वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्म में पाया जाता है, और उसके बाद इसको हम लोग कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट पे भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटल करेंसी। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रेंड्स विद सम एग्जांपल। मान के सपोज करिए कि पर्सन जो है ए जो है वो यूएस में है, ठीक है। पर्सन ए जो है वो यूएस में है एंड पर्सन बी जो है वो इंडिया में। ये मुकेश अंबानी है, ये है डोनाल्ड ट्रंप की डॉटर जो पर्सन ए जो है वो यूएस में है, पर्सन बी जो है वो इंडिया में। अब पर्सन ए को अगर पर्सन बी को पैसा भेजना है, ठीक है, तो पैसा भेजना है तो वो क्या करेगा? वो बैंक जाएगा। बैंक जो है वो वेरीफाई करेगा कि अच्छा पर्सन ए जो है वो पर्सन किसको भेज रहा है, पर्सन बी को पैसा भेज रहा है। तो बैंक क्या करेगा? वो वेरिफिकेशन करेगा कि पर्सन ए जो है पर्सन बी को क्यों भेज रहा है, अगर ज़्यादा मनी है तो कैसे लाया वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ वो वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये बीच का बंदा का ये काम हो गया। इसका बैंक का वो ये काम हो गया, सॉरी, बैंक का ये काम हो गया, ये वेरीफाई करना कि पर्सन ए जो है पर्सन बी को पैसा भेज रहा है। तो ये वेरिफिकेशन में भी उसको कुछ समय लग गया। दूसरा बात ये हुआ कि वो पर्सन ए जो है वो पर्सन बी को डायरेक्टली पैसा नहीं भेज पाया, वो उसको एक पर्सन XYZ बैंक का उसको ज़रूरत पड़ गया। तीसरा बात ये फंडा हो गया कि उसको बैंक क्या करेगा कि पर्सन ए से भी ट्रांजैक्शन चार्ज लेगा और पर्सन बी से भी ट्रांजैक्शन चार्ज लेगा। तो ये जो प्रोसेस अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको सेंट्रलाइज्ड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें तो समय तो लगता ही है, समय तो लगता ही है, वेरिफिकेशन में समय लग गया, ट्रांजैक्शन में समय लग गया, उसके बाद हम लोगों को पे भी करना पड़ता है बैंक को एज ए ट्रांजैक्शन चार्ज। तो
तो ये बैंक क्या करेगा कि पर्सन ए से भी ट्रांजैक्शन चार्ज लेगा और पर्सन बी से भी ट्रांजैक्शन चार्ज लेगा, पैसा तो लेगा ना वो, कुछ पैसा यूएस से यहाँ इंडिया भेज रहा है तो वो तो ट्रांजैक्शन चार्ज अपना ले लेगा। तो ये जो प्रोसेस अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये थोड़ा सा टाइम भी लगा रहा है और उसके बाद जो है वो कॉस्टली भी है क्योंकि चार्ज देना पड़ रहा है। लेकिन अब जो अगर फ्यूचरिस्टिक हो जाए हम लोग और थोड़ा सा फ्यूचर का बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो आया है, जो अभी चल रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, उसमें क्या फंडा हो जाएगा, उसमें ये होगा कि उसमें जो है वो बैंक का जरूरत ही अपने को नहीं पड़ेगा। बैंक का जरूरत मतलब नहीं पड़ेगा, इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए पर्सन ए जो है वो पर्सन बी को पैसा भेज रहा है, तो पर्सन ए जो है वो डायरेक्टली पर्सन बी को एसेट भेज देगा। मान लीजिए गोल्ड भी एक फॉर्म ऑफ कैश है, तो हम लोग मानते हैं ना गोल्ड इज ए फॉर्म ऑफ कैश। गोल्ड का वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, उसका वैल्यू बढ़ता है समय के साथ, तो वो एक तरह का कैश है। तो अगर मान लीजिए आईएनआर नहीं भेज के वो गोल्ड भेज दिया, अगर मान लीजिए यूएस से इसको भेज दिया, तो क्या इसको कोई फ़र्क पड़ जाएगा? क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको भी तो उसको फाइनली वो तो पैसा ही है ना। तो वही इसी तरह से इसको मतलब समझा जाए तो नो इंटरमीडिएटरी इज़ रिक्वायर्ड। अगर पर्सन ए पर्सन बी को डायरेक्ट उसको जो डिजिटल करेंसी जो है वो उसको भेज रहा है, ठीक है। डिजिटल करेंसी जो है ये इतना फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है यार? डिजिटल करेंसी जो है वो पर्सन ए पर्सन बी को डायरेक्टली भेज रहा है, कोई इंटरमीडिएटरी बीच का इसका ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जोग्राफिकल बैरियर नहीं है। अब पर्सन ए जैसे हम बोल रहे हैं यूएस में, वो कंबोडिया में होगा, कहीं भी होगा, वो श्रीलंका में होगा या फिर वो होनोलुलु में होगा, कहीं भी होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो दुनिया के किस कोना में है, वो कहीं से भी पैसा भेज सकता है। लेस ट्रांजेक्शन चार्ज बिकॉज देयर इज़ नो इंटरमीडिएटरी, कोई बीच का मीडिएटर है ही नहीं, तो कोई ट्रांजेक्शन चार्ज लेने वाला नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है ये एक सस्ता भी है और उसके बाद जो है टिकाऊ भी है। टिकाऊ कैसे है? ट्रांजेक्शन अकर्स बिटवीन विथ स्पीड्स ऑफ लाइट, मतलब कि है कि बैंक के पास हम लोग जो गए थे तो बैंक वेरीफाई कर लिया, उसमें समय लगाया वो वेरिफिकेशन में, इसके बाद ट्रांजेक्शन चार्ज हुआ, ट्रांजेक्शन अकर हुआ, सर्वर पे अपलोड हुआ, बहुत सारा बात होता है, तो जाके ट्रांजेक्शन एक सक्सेसफुल होता है, उसमें समय लगता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में क्या है, अगर डिजिटल करेंसी हम किसी को भेजते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो लाइट के स्पीड से ऑलमोस्ट 3 to 5 सेकेंड्स तो मैक्सिमम 15 मिनट में जो है दुनिया के किसी कोना में भी जो है एसेट का ट्रांसफ़र हो जाता है, मनी ट्रांसफ़र हो जाता है। सो दिस इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ मनी ट्रांसफ़र। इतने सारे खूबी हैं तो कुछ तो डिसएडवांटेज भी होगा। डिसएडवांटेज क्या है इसमें? डिसएडवांटेज ये है कि ट्रांजैक्शन आर इरिवर्सिबल। ट्रांजैक्शन इरिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ कि सपोज करिए आप स्टेट बैंक के खाता धारक हैं और अकाउंट होल्डर हैं और आपने किसी को गलती से दूसरे अकाउंट को मतलब भेजना था किसी अकाउंट नंबर 001 पे, तो आपने भेज दिया 002 पे, तो आप बैंक में जाकर कंप्लेन करोगे तो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि बैंक वेरिफिकेशन करे और पर्सन 001 को बोले कि सर आपके अकाउंट में गलती से पैसा चला गया है, सो वो हम लोग रिवर्स कर रहे हैं उसको वेरीफाई करके। तो वो क्या कर सकता है, बैंक क्या कर सकता है कि वो ट्रांजैक्शन जो हो चुका है उसको वो रिवर्स कर सकता है, क्योंकि वो उसका अपने सर्वर पे है, वो उसको रिवर्स कर सकता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो गया वो कभी किसी की सूरत में वापस नहीं हो सकता है। गलती से भेज दिया तो भेज दिया, जो गया सो गया, वो वापस नहीं हो सकता। आइडेंटिटी ऑफ सेंडर एंड रिसीवर इज़ अनरिवील्ड, मतलब जो जिसका भी मान लीजिए एक डिजिटल अकाउंट खुल गया, तो डिजिटल अकाउंट जो खुल गया वो एक अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर होता है 65 डिजिट का। सपोज करिए 65 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर होता है, ABCD 1 2 3 4 XYZ 0173 ऐसे कुछ भी नंबर है अल्फ़ा, तो उसमें पता ही नहीं चलता है कि ये जो अकाउंट नंबर है ये कि दुनिया के किस कोने में, किस गली में, किस घर में बैठा हुआ आदमी है जिसका अकाउंट नंबर है, वो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि बीच में कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो पता किसको रहेगा? तो ये पता ही नहीं है, इसीलिए जो है इस ट्रांजैक्शन से मतलब ये जो पैसा जो आदान प्रदान होता है उसमें जो है लॉट्स ऑफ इलीगल एक्टिविटी में भी ये यूज़ हो जाता है और ब्लैक मनी में भी यूज़ होता है। देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन लॉट्स ऑफ इलीगल एक्टिविटी और ब्लैक मनी ट्रांसफ़र विच इज़ सो कॉल्ड डार्क वेब। इसको डार्क वेब भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है कौन आदमी किसको पैसा, कितना पैसा भेज दिया, वो कुछ ब्लैक मनी भेज दिया, वाइट मनी भेज दिया, क्या भेज दिया नहीं भेज दिया, कोई गारंटी नहीं है, कि कुछ पता नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कौन किसको पैसा भेजा। तो ये जो है इसका डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि प्राइस वॉलेटिलिटी एंड लैक ऑफ इनहेरिएंट वैल्यू, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का गेम चलता है इसमें, और डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से इसका प्राइस वेरिएशन बढ़ते जाता है।
और उसके बाद प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। आज के डेट में अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल डोजी कॉइन, जिसका रेट मैंने लिया था उस समय 2 रुपया था, अभी 50 रुपीज़ चल रही है। तो 2-3 महीना में इसका जो दाम है 4 रुपया से 2 रुपया से इसका 50 रुपया हो गया। हो सकता है आने वाले समय में 50 रुपया से 30 रुपया हो जाए। तो वॉलेटिलिटी इसमें जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। अब बिटकॉइन का बात करें तो बिटकॉइन 2017 में लगभग 13 लाख का था, आज के डेट में ऑलमोस्ट 40 लाख का। तो 3 साल में समझ लीजिए 13 लाख का 40 लाख हो गया। तो ये जो वॉलेटिलिटी होता है ये ऊपर नीचे होता है, जो बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटाइल होता है। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा रिस्की हो जाता है सेफ इन्वेस्टर्स के लिए। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो इंडिया में लीगल है या नहीं लीगल है। तो एज़ पर रिट पिटीशन सिविल नंबर 528 ऑफ 2018 सुप्रीम कोर्ट, क्रिप्टो करेंसी इज लीगल बट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर ऑफ मनी। इसका मतलब क्या हुआ, लीगल टेंडर ऑफ मनी। इंडिया का टेंडर क्या है, इंडिया का टेंडर है INR, जिसमें हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं ना, वो इंडियन रुपीज़ में ट्रांजेक्शन करते हैं ना। तो टेंडर जो होता है वो टेंडर का मतलब हो गया कि हम लोग जो जो कुछ भी सामान खरीदने के लिए अगर जो करेंसी यूज़ कर सकते हैं इंडिया में, वो सिर्फ और सिर्फ वो INR को यूज़ कर सकते हैं। इसमें गांधी जी का फोटो है जिस नोट में, सिर्फ और सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं। हम डॉलर ले जाके सामान नहीं खरीद सकते हैं, येन ले जाके सामान नहीं खरीद सकते हैं, यूरो ले जाके सामान नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि वो सब क्या है, लीगल एज ए टेंडर नहीं है। करेंसी लीगल है, करेंसी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कुछ खरीद के अपने पास रख सकते हो, वो दैट्स अनदर थिंग, लेकिन वो एज ए लीगल एज ए टेंडर नहीं है। अब मान के चलिए आपके पास HDFC बैंक का 5 स्टॉक है, ठीक है, आप स्टॉक मार्केट के बंदे हैं, आपके पास HDFC बैंक का 5 स्टॉक है। तो आप उसको लेके जाओगे टेलीविज़न खरीदने के लिए कि भैया मेरे पास HDFC का 5 स्टॉक है, 1200 रुपया रेट है, हम आपको 5 स्टॉक देते हैं, आप हमको टीवी दे दो। तो क्या वो टीवी दे देगा आपको, क्या नहीं देगा, क्योंकि वो एज ए लीगल टेंडर नहीं है, उसको पैसा ही चाहिए और इंडियन करेंसी में पैसा चाहिए ना। तो यही बात क्रिप्टो करेंसी के साथ भी है। क्रिप्टो करेंसी लीगल एज ए ट्रेड बट इट इज़ नॉट अ लीगल एज ए टेंडर। आई होप आप लोगों ने समझ गए होंगे कि लीगल है या इलीगल है, क्योंकि इसमें बहुत सारा यूट्यूब पे कन्फ्यूजन हो रखा है। तो इसमें सिंपल टू समझना है, ज़्यादा इसमें माथा खपाना नहीं है। तो आप बात करें आगे तो कि ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो क्रिप्टो करेंसी, कोई भी क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अनएडिनेबली ingenious invention, a brainchild of a person or a group of person known by a pseudonym सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो जो थे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इन्वेंट किए थे, ठीक है, ऑलमोस्ट 2007-8 में, मतलब उनका नाम था सतोशी नाकामोटो। तो उन्होंने क्या किया कि ब्लॉकचेन को मतलब रिवील्ड किया कि ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें ऐसे काम होता है। अब ब्लॉकचेन होता क्या है, बाय अलाउइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बट नॉट कॉपीड, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिएटेड ए बैकबोन ऑफ ए न्यू टाइप ऑफ इंटरनेट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो वो एक नया तरह का इंटरनेट है। आप इसको समझिए सिंपल भाषा में, ऑर्डिनरी डिवाइस्ड फॉर द डिजिटल करेंसी बिटकॉइन ब्लॉकचेन, द टेक कम्युनिटी हैज़ नाउ फाउंड अदर पोटेंशियल यूजेस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। अभी जो हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि एक सर्वर होता है जैसे हम लिखे google.com, तो वो एक सर्वर पे गया, वहाँ से आंसर रिप्लाई आया कि हाँ ये google.com सर्च कर रहे हैं। तो मतलब एक सर्वर है जिस पे सारा इंटरनेट जो है, अब मान लीजिए हम जियो का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो रिलायंस का जो सर्वर है उसमें जितने भी मोबाइल उसके मतलब यूज़र हैं वो सब उसी सर्वर को रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए वो सर्वर बंद हो गया तो क्या होगा, सारा का इंटरनेट चला गया। रिलायंस कंपनी एकाएक कल के डेट में अगर मान लीजिए सपोज करिए बंद हो गया, जो कि होगा नहीं, लेकिन फिर भी मान करिए बंद हो गया, तो क्या होगा, सबका इंटरनेट आज के डेट में कल के डेट में बंद हो जाएगा ना, क्योंकि वो एक ही सर्वर पे है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है कि वो समझ लीजिए एक नया टाइप ऑफ इंटरनेट है जिसमें जितना भी यूज़र है वो सब खुद एक सर्वर है। मान लीजिए अब ये है, ठीक है, इसको एग्जांपल समझते हैं, ये है टावर, ठीक है, ये टावर है। ये टावर अगर बंद भी हो गया तो उससे इसको ना इसको फर्क पड़ेगा, ना इसको फर्क पड़ेगा, ना इसको फर्क, क्योंकि ये सब एक दूसरे से क्या है कि जुड़ा हुआ है, समझे, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस जो जुड़ा हुआ है ना इसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन। इसको सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि बीच का एक कट भी गया ना तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, डाटा इसके पास पहुंच जाएगा, ये कट भी गया ना तो भी इसके पास डाटा पहुंच जाएगा। तो ये इस टाइप का टेक्नोलॉजी है। अब ब्लॉकचेन इज ए सिंपलेस्ट टर्म, अ टाइम स्टैम्प्ड सीरीज ऑफ इम्यूटेबल रिकॉर्ड ऑफ डाटा दैट इज मैनेज्ड बाय क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स नॉट ओन्ड बाय एनी सिंगल एंटिटी। मतलब कि क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर मिल के जो है ना एक सर्वर बना लिया है अपना,
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर मिल के ही एक सर्वर बना लिया, जिसमें से एक अगर चला भी गया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, किसी यूज़र को फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर एक भी जिंदा है तो वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है उसको एक दूसरे को सिक्योरली से पहुंचाया जा सकता है। इसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और इम्यूटेबल डाटा मतलब हो गया कि इस डाटा को डिलीट नहीं किया जा सकता है। एक बार अगर कोई डाटा किसी को भेज दिया तो वो सिर्फ डब्बा में स्टोर हो गया, वो डिलीट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं है जो सर्वर में जाकर डिलीट कर देगा, ऐसे हमेशा ज़िंदगी भर के लिए स्टोर्ड हो गया। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी थोड़ा सा डायग्राम में समझ गए तो समझ ले, तो ये हो गया B2B, बीच का मीडिएटर का जरूरत नहीं है। द रिक्वेस्टेड ट्रांजेक्शन इज ब्रॉडकास्ट टू P2P नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ ए कंप्यूटर नोन एज नोड्स। मतलब B2B जो ट्रांजेक्शन होता है वो जिस कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, मतलब एक होता है ना जिस चेन के थ्रू हो रहा है, उसको बोलते हैं नोड्स। तो ये सब चीज़ समझने वाली बात है, ये सब चीज़ हम लोग समझ सकते हैं। और एक मेन चीज़ आपको बताना ये चाहूँगा कि ये जो ब्लॉक चेन का जो बात होता है ना, ये ब्लॉक चेन जो होता है, ये देखिए समझ लीजिएगा कि मान लीजिए कोई डाटा है, ठीक है, ये डाटा जो है इसमें गया, ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें किया। अब ये डिब्बा जब फुल होगा ना तो ये डाटा फिर इसमें जाएगा, फिर ये डिब्बा फुल होगा तो फिर ये डाटा इसमें जाएगा, इसी तरह कर करके जो है डिब्बा फुल होता गया, डाटा इसमें रखाता गया। तो ये जो है ये जो है एक चेन बना लिया, इसी को बोल दिए, यही होता है मेन जो होता है, यही होता है ब्लॉक चेन। अब इसमें जो है इतना टाइटली पैक होता है कि ये डाटा को, ये डिब्बा को निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। इसी को बोलते हैं ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का तीन सबसे खास बात जो है, तीन जो सबसे ज़्यादा स्तंभ है, उसका मतलब नाम हुआ डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा हो गया ट्रांसपेरेंसी, तीसरा हो गया इम्यूटेबिलिटी। मतलब हो गया कि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि कोई एक सर्वर नहीं है। अब SBI में खाता है आपका, SBI का सर्वर लिंक फेल हो गया तो आप SBI का बैलेंस नहीं चेक कर सकते हैं। अगर ब्लॉकचेन में रहेगा तो SBI सिर्फ सर्वर नहीं रहेगा, यूज़र भी एक समझ लीजिए सर्वर ही हो जाएगा वो। तो उसके लिए उसको जो है SBI का सर्वर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो वही हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। ट्रांसपेरेंसी का बात मतलब ये हो गया कि जो ट्रांजैक्शन एक बार हो चुका है उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। एक बार जो ट्रांजैक्शन हुआ सो हुआ, आपके ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में वो चढ़ गया। अगर मान लीजिए आपके पास कोई डिजिटल करेंसी आपने हमको दिया तो वो ज़िंदगी भर के लिए आपके ट्रांजैक्शन में वो दिखेगा, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। और मेरे पास आया तो वो मेरे ट्रांजैक्शन में भी दिखेगा, उसको हम भी चाह के डिलीट नहीं कर सकते हैं, ना दुनिया का कोई आदमी डिलीट कर सकता है। इम्यूटेबिलिटी मतलब हो गया कि अमर हो गया वो, अगर कोई चढ़ गया वो मतलब चढ़ अगर गया वो मतलब उसका ट्रांजैक्शन, तो वो हो गया अमर, एक दूसरे से लिंक हो जाता है, वो फिर डिलीट नहीं होता। इतना पॉपुलर क्यों हुआ इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि देखिए बिटकॉइन जो है, फॉर एग्जांपल हम बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं, तो बिटकॉइन में इसका वैल्यूएशन था 2013 में 5,000 रुपया। कितना था? 5,000। उसके बाद 2017 का बात करें तो 17 दिसंबर में इसका रेट कितना हो गया? 13,30,000। और अभी 13 अप्रैल का बात करें तो इसका रेट ऑलमोस्ट हो गया, USD में बात करें तो लगभग 63,000 डॉलर, इंडियन करेंसी में बात करें तो ऑलमोस्ट 50 लाख रुपया। तो इसका अगर बैक रिकॉर्ड देखें तो 2013 से 2021 आने में ऑलमोस्ट 7 साल 8 साल जो भी लगा, तो 7 साल 8 साल में 5,000 अगर कोई इन्वेस्टमेंट करके रखता 2013 में तो उसका इन्वेस्टमेंट हो जाता अभी 50 लाख रुपये। तो इतना ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी और इतना ज़्यादा हाई डिमांड है, जिसके कारण जो है ये बिटकॉइन का प्राइस इतना ज़्यादा आगे बढ़े जा रहा है। जबकि बिटकॉइन के बारे में बहुत लोगों को अभी के डेट में भी इंडिया में नहीं पता है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में अभी के डेट में नहीं पता है। इवन स्टॉक मार्केट में तो 3% बंदे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया का जितना पॉपुलेशन है उसके 3 to 5% मात्र स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 95% तो अभी स्टॉक मार्केट से भी हटे हुए हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का तो खैर अभी दिल्ली दूर है। तो ये चीज़ बात है ना। और धीरे धीरे ये तो एक्सेप्ट होगा तो इसका भी और ज़्यादा प्राइस, आज 50 लाख रुपया है तो कल हो सकता है 5 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए, तो ये कॉमन बात है, इसके लिए कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं। तो बात क्या है इसमें कि इसको इन्वेस्टमेंट इसमें हमको करना है कि नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट आपको तभी करना है जब आप अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू को -90% देखने के लिए तैयार हैं। मतलब समझ रहे हैं? मतलब इसको समझ लीजिए आप अच्छा से। मतलब ये हुआ कि आपने अगर 1 लाख रुपया लगाया, ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी होता है कि आपने 1 लाख रुपया लगाया, कल के डेट में हो सकता है मार्केट गिरने के बाद उसका प्राइस 9,000 हो जाए।
अगर आप 1 लाख को 9,000 बनते हुए देखने का अगर क्षमता रखते हैं तो आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 5 से 10 साल, मैक्सिमम 10 साल तो रखना पड़ेगा। अगर आपने 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया बिटकॉइन में, तो आपको 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। वरना किसी भी क्रिप्टो करेंसी में 1 दिन के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए इन्वेस्टमेंट मत करिए। ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत मेरे को बहुत मैसेज वगैरह आता है कि सर डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी में बताइए, हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे कैसे क्या करना है। तो मैं वही बोलूँगा कि आपका जो भी पोर्टफोलियो है, मान लीजिए आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है, तो आप 5% टू 10% मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम तो हम 5% बोलेंगे, लेकिन फिर भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप 1 लाख का अगर आपका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, तो आप उसको जो है 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करके इसको आप भूल जाइए। इसको आपको 10 साल तक नहीं देखना है। ऐसा कर सकते हो तो आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करो, वरना स्टॉक मार्केट इज़ ओके। 50% 15 to 20% CAGR लीजिए और मस्त अपना जो है 20 साल 25 साल में 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ आराम से इजली बनाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहूँ। और प्लीज़ आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए और हम लोग को मोटिवेट करिए, ताकि हम लोग बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ आप हम लोगों को मोटिवेट करिए, ताकि हम लोग आप लोग के लिए हमेशा इस तरह का इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए लाते रहें। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय।